Okay, so Assalamu alaikum. Well, today we're back with another chapter of renal physiology जो कि थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इंट्रिकेट्स है, तो इसको हमें ज़रा जल्दी जल्दी से कवर करना है बिकॉज it is the second last chapter of renal physiology and it's going to be about the acid based regulation in the body. एज यू नो कि हमने बहुत सारे आयंस की रेगुलेशन की, हमने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाई, हमने बॉडी में हर तरह की चीज़ों की रेगुलेशन कराई है और अब बारी है प्रोटॉन्स की या फिर एसिड्स की और बेसिस की रेगुलेशन की, जो कि हमने इस चैप्टर में देखनी है. Okay, so this chapter is going to be all about the regulation of protons, the regulation of hydrogen ions, protons, acids, metabolic disorders, respiratory disorders, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में एसिड के बेस के बैलेंस को डिस्टर्ब करें और फिर उसकी हम लोग कैसे उसकी करेक्शन कर सकते हैं और किडनीज कैसे उसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं. अच्छा जी, प्रोटॉन्स की नॉर्मल कंसंट्रेशन बॉडी में कितनी होती है तकरीबन 0.0004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन द ECF. ठीक है, और ये एक बहुत कम अमाउंट है और ये कम अमाउंट होने की वजह से इसको रेगुलेट करना हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसकी कुछ भी अगर अमाउंट ऊपर या नीचे हो जाए तो उसको फिर वो हमें सीवियरली हमारी बॉडी के मैकेनिज़म्स को, स्पेशली हमारे एंजाइम सिस्टम्स को अफेक्ट करती है बैडली. सो दैट हैज़ टू बी करेक्टेड देन एंड देयर. जिसके फिर मैकेनिज़म्स हैं जो आप डिस्कस करेंगे, इसमें बॉडी के बफर्स हैं, कुछ रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स हैं, कुछ रीनल मैकेनिज़म्स हैं जो कि हमारी बॉडी की पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने देते और हो जाए तो उसको रेगुलेट भी कर लेते हैं. तो ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ पीएच. अच्छा, फिर एसिड की डेफिनेशन होती है एनी सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज प्रोटॉन्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड, और जो उसको एब्जॉर्ब कर पाए या अपने साथ अटैच कर पाएँ या अपने साथ उनको टेकअप कर पाए, उनको हम बोलेंगे एज अ बेस. एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो हैं बाइकार्बोनेट आयंस, दे कैन attach or they can accept protons, so they will be called as a base. Or HCl, since it can release protons, it will be called as an acid. Strong acids or weak acids, वो acids जो easily dissociate हो जाए into protons and the anion और release कर पाएँ protons into solution, उनको हम कहेंगे strong acids. For example, HCl is strong acid while H2CO3 carbonic acid is a weak acid because it cannot easily रिलीज प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस. और सेकंड केस में बेसिस हैं जो आराम से एक्सेप्ट कर पाएँ प्रोटॉन्स को, वो होंगी अच्छी बेसिस. फॉर एग्जांपल, कौन सी अच्छी बेस होती है बॉडी में? हाइड्रोक्सिल आयंस अच्छी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. और अगर हम वीक बेस की बात करें तो बाइकार्बोनेट इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते प्रोटॉन्स को, तो क्या हुई? वीक बेस. तो ये कंसेप्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, वीक एसिड्स का, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का और वीक बेसिस का. अच्छा जी, फिर बात होती है पीएच की. एज ए टोल्ड यू कि 0.0004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अमाउंट होती है हमारे प्रोटॉन्स की इन द ECF. तो इस अमाउंट को याद रखना और इस अमाउंट को समझना और इसको इंप्लीमेंट करने में से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है. तो हम लोग कंसेप्ट लेते हैं पीएच का. पीएच इज सिंपली इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द प्रोटॉन कंसंट्रेशन. तो अगर नेगेटिव लॉगरिथम है तो अगर हम इसको इजी वे में देखें तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि अगर पीएच ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर पीएच कम होगी तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वैल्यू 0.0004 कम्स आउट टू बी 7.4. तो 7.4 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड. आर्टेरियल ब्लड की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीनस ब्लड की पीएच थोड़ी डिफरेंट होती है इन द फॉर द रीज़न, इसका रीज़न ये है कि CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है वीनस ब्लड में, है ना, उसने ट्रांसपोर्ट करने होते हैं CO2 को. तो CO2 बनाता है कार्बोनिक एसिड बाय कंबाइनिंग विद वाटर. तो इस वजह से वीनस ब्लड की पीएच थोड़ी कम होती है, 7.4 नहीं होती, 7.35 होती है. ठीक है, और इन द सेम वे और बॉडी के फ्लूइड्स की पीएच डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की पीएच वेरी करती है फ्रॉम 6 to 7.4, थोड़ी कम होती है. ठीक है, और इंटरसेलुलर पीएच की बात की जाए तो वो भी वेरी करती है, वो भी तकरीबन थोड़ी जैसे कह सकते हैं कि एसिडिक एसिड की फॉर्म में जाती है, क्योंकि वो इसलिए एसिड की फॉर्म में जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है इंटरसेलुलर वे में, और उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बहुत सारे एसिड्स बन रहे होते हैं, लैक्टिक एसिड, पायोरिक एसिड, और उसके अमाउंट को भी रेगुलेट करना हम नहीं करना आफ्टर रेगुलेट. तो इस वजह से भी इंटरसेलुलर पीएच कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी पीएच होती है, इसकी वैल्यू भी 6 to 7.4 तक जा रही होती है. हर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वीनस ब्लड की इक्वल होती है तकरीबन 7.35. और यूरिन की पीएच वेरी करती है. इन केस अगर बॉडी में एल्कलोसिस है तो यूरिन की पीएच ज़्यादा हो जाएगी, अगर एसिडोसिस है बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यूरिन की पीएच कम हो जाएगी. लेकिन एक रेंज होती है तकरीबन 4.5 to 8, जिस रेंज के अंदर यूरिन की पीएच रहती है. गैस्ट्रिक HCl जो हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है HCl, उसकी पीएच 0.8 होती है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये सारी पीएच वैल्यूज थी नॉर्मल हमारी बॉडी की. अच्छा, भी बात की जाती है बफरिंग कैसे होती है पीएच की. अगर हमारी बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो जाए बाय एडिशन ऑफ एसिड्स और एडिशन ऑफ बेसिस, तो उसकी रेगुलेशन कैसे होगी? 3 मैकेनिज्म से होगी. फर्स्ट मैकेनिज्म होता है बॉडी के बफर्स, बॉडी फ्लूइड बफर्स, वो जो कि 3 तरह के होते हैं. कौन कौन से? बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर. ये 3 रेगुलेट करेंगे. ये एक इनिशियल मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कहते हैं कि जो विद इन मिनट से विद इन सेकेंड्स एक्ट करते हैं, और ये बेसिकली हमारी बॉडी से एक परमानेंटली तो रिमूव नहीं कर सकते हाइड्रोजन आयंस को, पर उनको रेगुलेट ज़रूर कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट बफर जो हमारे आगे देखने वाले हैं.
अच्छा जी, सेकंड होता है रेगुलेशन बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। अगर बॉडी में CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वो बॉडी से रिमूव हो जाएगी। और CO2 को हम यहाँ पे क्यों स्टडी करें, और इसलिए क्योंकि CO2 बेसिकली वाटर से कंबाइन करके बनाती है प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस। याद है ना, कार्बोनिक एसिड बनता है और एसोसिएट करते हैं प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस। तो उस केस में अगर CO2 की वैल्यू ज़्यादा है बॉडी में तो साथ ही साथ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और एसिडोसिस हो जाएगा। तो इन केस ऑफ एसिडोसिस हम बॉडी से हाइपर वेंटिलेशन करा के CO2 को रिमूव कर देते हैं, इसकी वजह से pH बैक टू नॉर्मल, है ना। और अगर एल्कोलोसिस है तो हम हाइपो वेंटिलेट करते हैं ताकि बॉडी में CO2 की अमाउंट कंजर्व रहे और प्रोटॉन्स भी कंजर्व रहे। और थर्ड मैकेनिज्म होता है रीनल मैकेनिज्म, जिसके जरिए किडनीज रिमूव करते हैं प्रोटॉन्स को इन केस ऑफ एसिडोसिस और कंजर्व करते हैं प्रोटॉन्स को इन केस ऑफ एल्कोलोसिस, और जो कि परमानेंट वे है फॉर गेटिंग रिड ऑफ प्रोटॉन्स और कंजर्विंग प्रोटॉन्स। क्योंकि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जिसे कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर सम टाइम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फेड हो जाता है, वो रुक जाता है, क्योंकि बाकी मैकेनिज्म उसको उस पर हावी आ जाते हैं और उसको बंद करा देते, शट डाउन करा देते हैं उसको। तो ये सब बातें थी जो हम कर चुके हैं। अच्छा जी, मैं बेसिकली ये वीडियो ना ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, वो मुझसे गलती से कैंसिल हो गया, सो दैट्स मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि सुपरफिशियल सा देखेंगे। तो जो एक अच्छा फिर कंसेप्ट होता है नॉन वोलेटाइल एसिड का। नॉन वोलेटाइल एसिड का ये कंसेप्ट होता है कि कुछ तो एसिड्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, वो तो एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिमूव हो जाता है ना बॉडी से, क्योंकि बाइकार्बोनेट, क्योंकि जो H2CO3 है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू व्हाट CO2 एंड H2O। तो CO2 बाय हाइपर वेंटिलेशन हम बॉडी से रिमूव करा देंगे। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो इस वे में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जरिए बॉडी से रिमूव नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट, सल्फेट, सिट्रेट, लैक्टिक एसिड, पायरेट, वो रिमूव नहीं हो पाते, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है थ्रू द रीनल मैकेनिज्म। सो तकरीबन 80 मिली इक्विवेलेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे एंड 80 मिली इक्विवेलेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड्स हैव टू बी सिक्रेटेड थ्रू द किडनीज इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन, अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो, जिसको हम आगे देखेंगे कैसे छुटकारा पाते हैं, वो आगे की बातें हैं। पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड बफर्स की, जो कि हैं 3 तरह के, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर, आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज विच वन, बाइकार्बोनेट बफर, क्योंकि इसकी जो अमाउंट होती है ACF में वो एज कम्पेयर टू बाकी बफर्स ज़्यादा होती है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर के। द 2 कंपोनेंट्स ऑफ बाइकार्बोनेट बफर आर, एक सेकेंड, हाँ, तो हर एक बफर के हम 2 कंपोनेंट स्टडी करेंगे। एक होगा उसका एसिड कंपोनेंट और एक होगा उसका बेसिक कंपोनेंट। अच्छा, एक होता है वीक एसिड और एक होता है वीक बेस। जो वीक एसिड होगा इसके वो होगा कार्बोनिक एसिड, और जो वीक बेस होगी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये 2 कंपोनेंट्स ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर कौन कौन से, कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, और यही बेसिकली रेगुलेट करते हैं पीएच को। लाइक अगर एसिड ऐड कर दोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट करके बाइकार्बोनेट बना दे, जो ऐड हो जाएगा या एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन्स को, और बॉडी से एसिड की अमाउंट फॉर सम टाइम कम हो जाएगी। और अगर बॉडी में ऐड कर दो हाइड्रोक्सिल आयंस को तो उसको एक्सेप्ट करने का काम किसका है, कार्बोनिक एसिड का, है ना। वो डिसोसिएट हो जाएगा टू प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट, और प्रोटॉन्स बाइंड कर लेंगे विद द हाइड्रोक्सिल आयन या जो भी आपने बेस ऐड किया, और इन दैट वे आप एल्कोलोसिस को भी फॉर टाइम भी प्रिवेंट कर लोगे। लेकिन डेफिनेटली ये एक टेम्परेरी मैकेनिज्म होता है। परमानेंट मैकेनिज्म कौन सा है, किडनी का, जो कि हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसका ना इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई थी जो कि मैंने अलग से कर ली है, हम उसको देख लेते हैं। इन दिस वे अगर हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया, इनके साथ में कोई एसिड डाला है तो वो डिसोसिएट होगा इनटू प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट। अच्छा, अगर हम इसको लिखें डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि हम काफ़ी टाइम से स्टडी करते आ रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना। तो इन दिस वे डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू प्रोटॉन इनटू बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड। फिर हम अगर प्रोटॉन से कंसंट्रेशन डिटर्मिन करना चाहें तो प्रोटॉन्स को एक साइड रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डिसोसिएशन कोएफिशिएंट इनटू कार्बोनिक एसिड डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड होता है, आफ्टर ऑल वो तो CO2 और H2 के कॉम्बिनेशन से बना होता है ना। तो बेसिकली बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन हम कहते हैं कि इक्वल टू होती है बेसिकली हमारे CO2 की कंसंट्रेशन के। तो हम लोग कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन की जगह CO2 की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। एज यू कैन सी हियर हमने यही किया है कि हमने H2CO3 को रिप्लेस कर दिया विद CO2। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई कि प्रोटॉन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इनटू CO2 डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में डिटरमिन होती है बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड द सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ CO2। सो बेसिकली वी कैन से कि CO2 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू द सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, जो कि होता है 0.034 CO2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन थोड़ी बहुत बदल जाएगी, पार्शियल प्रेशर CO2 इनटू सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट 0.03 डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट। तो ये इक्वेशन को रूप मिल जाएगा। अब हम चूंकि पीएच एंड एट देन हमने डिटरमिन क्या करनी है पीएच, क्योंकि हमने पीएच रिलेशन देखना है विद द वेरियस कंपोनेंट्स। तो हम नेगेटिव लॉग लेंगे हर एक कंपोनेंट का। तो नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन्स, नेगेटिव लॉग ऑफ कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर CO2 इनटू
0.03 डिवाइड बाय बाइकार्बोनेट आयंस। सो इन दैट केस हमारे पीएच बन जाएगी क्या, पीएच इज इक्वल टू PKA माइनस लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर CO2 इंटू 0.03 डिवाइड बाय बाइकार्बोनेट। तो अगर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो जो वैल्यूज़ होंगे वो इन्वर्ट हो जाएंगे, नो के डिवाइड की चीज़ें होती हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। सो पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस या PK सिंपल PK प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर CO2 इंटू 0.03, जो चीज़ आप देख सकते हो इन्वर्ट होकर ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द नेगेटिव साइन इनटू द पॉजिटिव साइन। And pH comes out to be 6.1 plus log of bicarbonate divided by partial pressure CO2 into 0.03। और हमने ये 6.1 है यहाँ क्यों लिखा है, इसलिए हमने लिखा है क्योंकि PKA फॉर बाइकार्बोनेट बफर इज इक्वल टू 6.1। हर एक बफर की PK वैल्यू डिफरेंट होती है। इन केस ऑफ बाइकार्बोनेट बफर इट इज 6.1, और जैसे हम देखेंगे फॉस्फेट बफर के केस में इट इज 6.8, बट यहाँ पे कितनी है 6.1। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जो फाइनल एक इक्वेशन आई है ना, पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय PCO2, ये हम हर जगह पे यूज़ करेंगे। दिस इज द हेंडरसन-हाजल-बेल्च इक्वेशन, और यही हमने हर जगह यूटिलाइज करनी है फॉर डिटर्मिनिंग वेरियस एसिड बेस डिसऑर्डर्स। और इसके जो दो फैक्टर्स हैं ना, कौन कौन से, पार्शियल प्रेशर CO2 एज वेल एज दी बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, जो एट द एंड डिटर्मिन करेंगे कि बॉडी की पीएच कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा हुआ है, मतलब कैसी डोसेज है, अगर आपका बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है, मतलब एसिड मतलब एल्कलॉसिस है, ठीक है। जैसे में अगर आपका पार्शियल प्रेशर CO2 कम हुआ है, मतलब क्या है, आपके बॉडी में एसिडोसिस है, सॉरी एल्कलॉसिस है, ठीक है। और अगर आपका बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम हुई है तो एसिडोसिस है, ठीक है। तो यही दो फैक्टर्स जो कि इस दिन के अराउंड हमारे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स रिवॉल्व करते हैं। अच्छा जी, फिर बात की जाती है अच्छा ये सारी कैलकुलेशंस वही हैं जो मैंने आप लोगों को भी कराई हैं, ठीक है। फिर बात की जाती है टाइट्रेशन कर्व की। टाइट्रेशन कर्व ये कहती है कि किस तरह से दो कंपोनेंट्स एक बफर के अगर आपस में बैलेंस में रहें तो हमारी जो पीएच होती है वो बैलेंस में रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके की जो पार्शियल प्रेशर CO2 है उसके अमाउंट और बाइकार्बोनेट के अमाउंट्स सेम रहे तो 1 और 1 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो पीएच किसकी इक्वल हो जाएगी PKA के, तो PKA यहाँ पे कितना था 6.1 है ना, लेकिन हमें चाहिए पीएच कितनी 7.4। तो उसकी वजह से उसको 7.4 करने के लिए हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर CO2, और कितनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 20 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी को हम एल्कली रिजर्व भी कहते हैं कि बॉडी में बेसिस की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिड्स, हम कहते हैं एल्कली रिजर्व टू कीप द पीएच 7.4। अच्छा, ये हो गई हमारी टाइट्रेशन कर्व की बातें, और क्या बात की गई है यहाँ पर, हाँ जी, बफर पावर की बात की जाती है। बफर पावर ये होती है कि अगर आपकी जो PKA है किसी बफर की वो इक्वल टू है हमारी बॉडी की ऑप्टिमम पीएच विच इज़ 7.4 इन दिस केस, तो उस बफर को हम लोग पावरफुल बफर कहेंगे क्योंकि उसका जो PKA है वो अप्रोक्सीमेट है टू वैल्यू ऑफ पीएच, ठीक है। और अगर आपके जो बफर के कंपोनेंट्स हैं लाइक इन दिस केस कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट अगर वो ज़्यादा है हमारी ECF में, तो हमारा वो बफर स्ट्रॉन्ग बफर होगा या पावरफुल बफर होगा क्योंकि उसके इंडिविजुअल उसके कंपोनेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है। फिर बात की जाती है बाइकार्बोनेट बफर को हम लोग क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है बाइकार्बोनेट बफर की। पहले हम इससे करेंगे थोड़ी सी बुराइयाँ और फिर हम करेंगे इसकी थोड़ी सी अच्छाइयाँ। बुराइयाँ से ये करेंगे कि जो बाइकार्बोनेट बफर है इसका जो PK है वो 6.1 है, जबकि हमारी बॉडी की नॉर्मल पीएच होती है 7.4 होती है, तो इसमें तो बहुत डिफरेंस है, तो ये इतना अच्छा इसका मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ये कि इसकी अमाउंट है ECF में ऑल तो एज कम्पेयर टू अदर बफर्स ज़्यादा है, लेकिन इसकी इंडिविजुअल अमाउंट इसकी अगर देखी जाए तो मतलब कलेक्टिवली काफ़ी कम है इन द ECF, सो दैट इज़ वाई हम इसे कहते हैं कि इतना इफेक्टिव बफर नहीं होता। लेकिन चूंकि इसके जो दो कंपोनेंट्स इस बफर के कौन से, पार्शियल प्रेशर CO2 जो कि हम देखे थे हेंडरसन-हाजल-बेल्च इक्वेशन में भी, पार्शियल प्रेशर CO2 एंड द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन वो दो मैकेनिज्म से रेगुलेट हो रहे हैं। जो PCO2 है पार्शियल प्रेशर CO2 वो रेगुलेट होता है बाय द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, अगर ज़्यादा होगा तो वो रेगुलेट होकर हाइपरवेंटिलेशन निकल जाएगा बॉडी से। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट वो रेगुलेट हो रही होती है बाय द वे ऑफ किडनीज, क्योंकि एज यू नो कि जो पार्शियल प्रेशर CO2 है उसके अमाउंट हमेशा रेगुलेट होगी बाय द वे ऑफ लंग्स रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से। और जो हमारी है वो क्या जो बाइकार्बोनेट के अमाउंट है चूँकि वो तो रिलीज़ ना हो सकते बाय द वे ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, तो वो रिलीज़ होते हैं बाय द वे ऑफ किडनीज़। तो क्योंकि दो मैकेनिज्म्स रीनल एज वेल एज लंग मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहे होते हैं या रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारे इस बफर को यहाँ या इस बफर के कंपोनेंट्स को, इसलिए हम इसको एक स्ट्रॉन्ग या एक इफेक्टिव बफर कहते हैं। तो ये रीज़न है, ठीक है। फिर बात की जाती है फॉस्फेट बफर की। फॉस्फेट बफर के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जस्ट लाइक द बाइकार्बोनेट बफर, उसके कंपोनेंट्स होते हैं Na2HPO4, यह है तो उसका बेसिक कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट है H2PO4 2 नेगेटिव, यह है उसका एसिड कंपोनेंट। तो हर एक का एक वीक एसिड होगा और एक वीक बेस होगी। तो इन दिस के बेस वहाँ पे क्या था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और H2CO3, यहाँ पे कौन कौन से Na2HPO4 और H2PO4, ये दो कंपोनेंट्स हैं फॉस्फेट बफर के। और अगेन अगर आप लोग इसमें एसिड की एडिशन करोगे या प्रोटॉन्स की एडिशन करोगे तो Na2HPO4 उसको कंबाइन करके H2PO4 बना देगा और बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ वीक एसिड। H2PO4 एक वीक एसिड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू HCl, है ना।
और इन दिस चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाती है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है क्योंकि इसकी जो pKa है वो है 6.8 एज़ कम्पेयर टू 6.1 ऑफ बाइकार्बोनेट बफर। तो ये 6.8 इज़ मच मोर क्लोजर टू 7.4 एज़ कम्पेयर टू 6.1। तो इसलिए इसका चूँकि इसकी pK ज़्यादा है तो ये एक हमें इसे स्ट्रॉन्ग इसे इफेक्टिव बफर कहते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट बफर। लेकिन इसका जो अमाउंट है इंटरसेलुलरली वो ज़्यादा है। ECF में फॉस्फेट बफर की अमाउंट बहुत कम होती है, तो चूँकि उसका अमाउंट भी बहुत कम है तो चाह कर भी रेगुलेट इतना नहीं करा पाता। और इस यही वजह है कि हम लोग ये कहते हैं कि इट्स नॉट अ वेरी गुड ECF बफर, इट्स अ गुड इंटरसेलुलर बफर। अच्छा, एक और जगह पे बहुत इज्जत होती है फॉस्फेट बफर की, वो होता है हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते ना बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी थी वाटर की, और वहाँ पर फॉस्फेट बफर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो चुका होता है, तो वहाँ पर फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक अच्छा बफर एक्ट कर सकता है। लेकिन ECF में कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। हाँ, लेकिन इंट्रासेलुलरली और किडनी ट्यूब्यूल्स में इसकी अमाउंट जो कि ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अच्छा बफर होता है। सेकंडली ये कि क्योंकि जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो ज़्यादा वाटर की रिअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, pH काफ़ी हद तक फॉल कर जाती है। तो चूँकि 7.4 से भी pH कम हो जाती है तो वो अगेन pKa ऑफ फॉस्फेट बफर काफ़ी करीब आ जाती है। तो दैट्स अनदर फैक्टर जो कि रेगुलेट करती है हमारे इन दिस वे फॉस्फेट बफर। कौन पठान है? अच्छा, तो ये तो होगी इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्फेट बफर, ठीक है। अब फिर बात की जाती है प्रोटीन बफर की। प्रोटीन बफर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वो सब्सटेंस जो अपने साथ एसिड्स को या प्रोटॉन्स को कंबाइन कर पाएँ वो एक ऐसा बफर एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ECF से प्रोटॉन्स की या हाइड्रोजन आयन कंपाउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो एज यू नो कि मैंने अमाइनो एसिड्स नेगेटिव चार्ज अपने साथ प्रोटॉन को कंबाइन कर सकते हैं और उसके अमाउंट ECF में कम करा सकते हैं। सो मैंने अमाइनो एसिड्स की वजह से मैंने प्रोटीन्स आर ऑल्सो गुड बफर्स। एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन जो कि RBC से प्रेजेंट होती है। सो इवन दैट कैन कंबाइन प्रोटोन विद इट एंड इट कैन एक्ट एज अ गुड बफर। तो ये कुछ प्रोटीन बफर्स हैं, और प्रोटीन बफर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका भी pK काफ़ी क्लोज होता है हमारे फिजियोलॉजिकल pH के, एंड कैन सर्व टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस या द pH। अच्छा जी, फिर कंसेप्ट आता है आइसोहाइड्रिक pH का। आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल या आइसोहाइड्रिक pH तो खैर नहीं, आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल होता है एक। वो ये कहता है कि जब भी आपकी बॉडी में एसिड या बेस का इंबैलेंस आएगा तो एट अ टाइम सारे के सारे बॉडी के बफर्स रेगुलेट करना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे बफर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, या उनकी एक कहते हैं सारे सारे बफर्स एट अ टाइम रेगुलेट मतलब अलर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, एसिडोसिस होता है, तो जस्ट आपका बाइकार्बोनेट बफर की ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, सारे के सारे बफर्स का, जिसमें फॉस्फेट बफर आता है, जिसमें आपका प्रोटीन बफर आता है, हर एक बफर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देगा और हर एक बफर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो दिस इज़ द आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल। एज यू कैन सी कि हाउ सबके कोफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर एक का भी कोफिशिएंट डिस्टर्ब होगा तो डिफरेंट बफर्स का कोफिशिएंट डिस्टर्ब होगा और एट द एंड हर एक बफर में चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल कि ऑल द बफर्स आर एक्टिंग टुगेदर टू रेगुलेट द pH ऑफ द बॉडी इन केस इट इज़ डिस्टर्ब्ड। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो ऑलरेडी आप लोग बता चुकी हूँ कि जब भी बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा होगा तो हाइपरवेंटिलेशन होगी, पार्शियल प्रेशर CO2 कम होगा हाइपरवेंटिलेशन होगी। सिंपल सी बात है, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होता है 40 मिलीमीटर मर्करी, अगर इससे ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस होगी, इससे कम होगा तो अल्कलोसिस होगी। क्यों अल्कलोसिस या एसिडोसिस होती है? क्यों CO2 की वैल्यू अल्कलोसिस या एसिडोसिस को अफेक्ट कर रही होती है? वो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड जो कि बाद में प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट आयंस बना रहा होता है। फीडबैक कंट्रोल होता है कि अगर आपकी बॉडी में एसिडोसिस हुआ, हाइपरवेंटिलेशन हुआ, हमने CO2 को निकाल दिया, तो जब जो CO2 की अमाउंट कम हो गई है वो हाइपरवेंटिलेशन को रोक देगी, कहेगी कि नहीं है हमें और वेंटिलेशन नहीं करानी है, जो ऑलरेडी CO2 है उसको रखो अपने पास। तो एक फीडबैक कंट्रोल होता है हमारी वेंटिलेशन का रिस्पॉन्स टू बॉडी प्रेशर ऑफ CO2। एफिशिएंसी की बात की जाती है कि एफिशिएंसी कितनी है इस मैकेनिज्म की, तो इसकी बहुत एफिशिएंसी है सर जी, बहुत एफिशिएंसी रेस्पिरेटरी कंट्रोल की, क्योंकि तकरीबन 70 to 75% तक की pH को रेगुलेट कर सकती है। इन केस इट इज़ डिस्टर्ब तो अगर pH 7.4 से 7 तक फॉल कर गए तो उसको 7.2 या 7.3 तक लेके जाने का काम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये क्विक मैकेनिज्म जो कि फ़ौरन से पहले आपकी pH को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन चूँकि शॉर्ट लिव्ड होता है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा कम होती है। और जो कि रीनल मैकेनिज्म वही एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करता है, और शॉर्ट टर्म इसलिए होता है कि इसके ऊपर बहुत सारे और मैकेनिज्म का इन्फ्लुएंस आ जाता है जिसको शट डाउन करा देते हैं, जिसको फेड करवा देते हैं। अच्छा जी, तो हाँ, अगर हम नॉर्मलिटी हो जाए इस मैकेनिज्म की, इन केस अगर आपका लंग डिजीज़ है, इन्फिज़मा है, एस्थमा, इसकी वजह से अगर आप इन मतलब अगर आप लोग CO2 ज़्यादा होने के रिस्पॉन्स में उसकी हाइपरवेंटिलेशन को रिमूव नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी लंग डिजीज़, तो फिर आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द रीनल रेगुलेशन ऑफ pH। जो हमारे किडनीज है वो एक लॉन्ग टर्म एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं टू द रेगुलेशन ऑफ pH इन आवर बॉडी। और वो कैसे करते हैं? बाय द सिक्रीशन ऑफ एक्सेस प्रोटॉन्स या बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब रिक्वायर्ड प्रोटॉन्स अगर बॉडी में कम है, ठीक है। और हमारी बॉडी में एक बात याद रखना
एज अ टोल्ड यू अर्लियर कि हमारी बॉडी में तकरीबन 80 मिली इक्वलेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि बॉडी से सिक्रीट होने ही होने हैं, ठीक है। तो उनको सिक्रीट कराने का काम भी किसका है? किडनीज का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वहाँ पे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है। वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होना होता है? रीजनल मैकेनिज्म। एक छोटी सी कहानी है यहाँ पे जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहानी ये है बेसिकली कि हमारी बॉडी में ना जितना भी बाइकार्बोनेट है ना वो GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ फिल्टर हो रहा होता है, ठीक है। जितना भी बाइकार्बोनेट है, और नॉर्मली फिल्टर कितना होता है? 4320 मिली इक्वलेंट पर डे, इतना है जो फिल्टर आउट होना होता है। लेकिन हमें सारा का सारा वापस चाहिए। हम कहते हैं कि फ़िल्टर तो हो गया लेकिन हमें वापस चाहिए। हम इसको बॉडी से रिलीज़ कराना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो बॉडी का अल्कली रिजर्व है वो डैमेज हो जाएगा। हमें बॉडी में अल्कली रिजर्व रखना है ना हम लोग, कि हमारी बॉडी में हमेशा बाइकार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, 20 टाइम्स मोर देन द CO2, याद है ना। तो अगर वो हम फिल्टर आउट करके एक्सक्रीट करा देंगे बॉडी से, तो वो अल्कली रिजर्व कैसे मेंटेन रहेगा? उसको मेंटेन रखने का काम होता है किडनीज का, क्योंकि जितना ही वो फिल्टर होता है उतना कि उतना वो रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर 4320 मिली इक्वलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट इज बीइंग फिल्टर्ड ईच डे, एग्जैक्ट अमाउंट 4320 मिली इक्वलेंट ऑफ इट इज आल्सो बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड एट द किडनी ट्यूब्यूल्स। सो ये इंपॉर्टेंस है किडनीज की कि वो रीअब्जॉर्ब भी कर रही होती हैं। तो आपकी बॉडी में बेसिकली जो एक रेगुलेशन होनी होती है पीएच की, 3 मैकेनिज्म से होनी होती है। फर्स्ट इज द secretion of protons, ठीक है, to prevent the accumulation of non-volatile acids in the body. Second, the reabsorption of filtered bicarbonate, and third, the production of new bicarbonate। क्योंकि हमें बॉडी में जस्ट पुराने वालों को मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं करना, हमने साथ साथ न्यू वाले भी प्रोड्यूस करने, इनके मतलब फॉर द रीज़न कि हमारी बॉडी में एक अल्कली रिजर्व मेंटेन रहे, ठीक है, वो रीज़न है। अच्छा जी, अब ये मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं? अच्छा, एक और कहानी ये है कि एज आई टोल्ड यू कि जो बॉडी में 4320 मिली इक्वलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट रिलीज़ हो रहे हैं, उसको हमने फिल्टर हो रहे हैं, हमें रीअब्जॉर्ब भी कराना है। अच्छा, जो बाइकार्बोनेट होते हैं ना वो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो परमेबल नहीं होते फॉर बाइकार्बोनेट। आप बाइकार्बोनेट को ऐसे रीअब्जॉर्ब नहीं करा सकते हो, इट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब इन कॉम्बिनेशन विद समथिंग एल्स। एंड व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? दैट समथिंग एल्स इज प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स कंबाइन होते हैं विद द बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूटता है टू CO2 एंड वाटर। ये CO2 होता है ना, ये आराम सुकून से परमेट कर जाता है थ्रू द किडनी ट्यूब्यूल्स इनटू इंटरस्टिशियम इनटू द ब्लड। तो इफ यू रियली वांट टू रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट आयंस, यू विल हैव टू attach them with the protons, या you will have to combine them with the protons in order to have them reabsorbed. So अब किडनी के ल्यूमन में, ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे? पहले प्रोटॉन्स आएंगे तभी तो उनका कॉम्बिनेशन होगा विद बाइकार्बोनेट, तभी तो बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करा पाओगे इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो वो प्रोटॉन्स जब वापस आते, जो ट्यूब्यूल्स में आते हैं, उनके आने का एक सोर्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द किडनी ट्यूबुलर सेल्स। और कैसे हो रही होती है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। अब CO2 कहाँ से आया? सिंपल, ट्यूबुलर सेल्स के मेटाबॉलिज्म से, है ना। हर सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा था, CO2 को प्रोड्यूस कर रहा था। तो वही जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं उसको वाटर से कंबाइन करके क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट एंड प्रोटॉन्स। जो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ इस प्रोसेस से वो तो हम रीअब्जॉर्ब करा लें, क्योंकि हमें तो चाहिए बाइकार्बोनेट। हम कहते हैं जितना बाइकार्बोनेट हो उतना कम है, ठीक है। तो वो बाइकार्बोनेट हो गया रीअब्जॉर्ब। जो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस से वो हो गए सिक्रीट इनटू द किडनी ल्यूमन। अब ये जो सिक्रीट हुए ना प्रोटॉन्स, इसके सिक्रीशन के 2 मैकेनिज्म्स हैं। PCT के लेवल पे डिफरेंट मैकेनिज्म है, DCT ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लेवल पे डिफरेंट मैकेनिज्म, वो भी हम स्टडी करेंगे बाद में। अभी हम ये बात करेंगे ईच डे तकरीबन 4400 मिली इक्वलेंट ऑफ प्रोटॉन्स आर बीइंग सिक्रीटेड थ्रू द ट्यूबुलर सेल्स इनटू द किडनी ल्यूमन। और ये क्यों सिक्रीट हो रहे हैं? क्योंकि उनमें से जो 4400 में से जो 4320 हैं उन्होंने तो रीअब्जॉर्ब कराना है बाइकार्बोनेट को, वो तो इन कॉम्बिनेशन में बाइकार्बोनेट वापस आ जाएंगे बॉडी में। लेकिन जो 80 मिली इक्वलेंट है वो वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिकली इन दिस वे नॉन वोलेटाइल एसिड से छुटकारा देना है बॉडी को। आई होप कि आप लोगों को बातों को समझ आ रही होगी। असल में यार मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मतलब मेरा स्टैमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं इसे तीसरी चौथी बार पढ़ रही हूँ और आई थिंक ये रट चुका है सारा कुछ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इन ऑर्डर टू रीअब्जॉर्ब द 4320 मिली इक्वलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट विल हैव टू सिक्रीट द इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन के बाद ही बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो 4320 तो वहाँ पे इंगेज होगी। जो बाकी के 80 थे ना आउट ऑफ 4400 वो एज इट इज़ बॉडी से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नॉन वोलेटाइल एसिड को बॉडी से रिमूव कराना, तो वो एक सोर्स लग गया, ठीक है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अभी जो प्रोटॉन्स की सिक्रीशन होती है 4400 मिली इक्वलेंट ऑफ प्रोटॉन्स पर डे जो सिक्रीट हो रहे होते हैं इन द ट्यूब्यूल्स, वो किस मैकेनिज्म के जरिए सिक्रीट हो रहे होते हैं? अच्छा, एक सेकेंड, अज़ान हो रही है, हम ज़रा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि बेसिकली जो प्रोटॉन सिक्रीट होना है एट द PCT एज वेल एज एट द DCT, इसके 2 मैकेनिज्म्स हैं जो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। लाइक एज यू नो कि हमने प्रोटॉन्स को सिक्रीट तो करवाना है, ये बात तो तय है। अब प्रोटॉन्स की सिक्रीशन जो होनी है एट द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वो अलग मैकेनिज्म से होनी है, एंड एट द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होनी है। एट द PCT इसकी जो होती है सिक्रीशन कुछ ऐसे होती है कि वहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है,
जिसके ज़रिए से सोडियम आयंस हम लोग रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और हम प्रोटॉन्स को सिक्रेट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट द पीसीटी। तो वहाँ पे जो एक सिक्रेशन होती है प्रोटॉन्स की होती है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयंस, ठीक है। और जो इसकी होती है ट्रांसपोर्ट एट द DCT, वहाँ होते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। वहाँ पे कौन सा पंप होता है, वहाँ पे होता है हाइड्रोजन ATPase या हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase। यू नो ना कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स पर इंटरकलेटेड सेल्स थे, वहाँ पर हमने पंप पढ़े थे, कुछ याद है, पोटेशियम हाइड्रोजन ATPase, हाइड्रोजन ATPase। तो बस वही पंप्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटॉन्स को सिक्रेट करा देते हैं। और एट द PCT कौन से पंप्स हैं, हाइड्रोजन सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। अच्छा, वंस इन द सेल्स, ठीक है, वंस इन द सेल्स, वंस आउट ऑफ द सेल, एक बार हमने अगर प्रोटॉन्स को निकाल दिया बॉडी से, आई मीन सेल से इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन, उन्होंने कंबाइन किया विद द बाइकार्बोनेट, और उन्होंने अगर बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करवा लिया, ठीक है, ये तो उन्होंने रीअब्जॉर्ब करा लिया ना, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हमने जो बात की थी ना कि ट्यूबुलर सेल्स में बनता है प्रोटॉन्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 with H2O, कार्बोनिक एसिड, सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एज वेल एज प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स रिलीज हो गए थे वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाइकार्बोनेट हमने रीअब्जॉर्ब कराया था फ्रॉम द ट्यूबुलर सेल्स इनटू द इंटरस्टिशियम, वो होता है बाय टू मैकेनिज्म्स। कौन कौन से, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, और होता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है ना, वहाँ पे बेसिकली ये पहला वाला मैकेनिज्म ज़्यादा ऑपरेटिव होता है, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। और जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है ना, वहाँ पे होता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्टर। तो इन दिस वे दिस टू मैकेनिज्म आर इंपॉर्टेंट एट द बेस ऑफ लैटरल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबुलर सेल्स। जो कि हमने एक बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करा चुके हैं तो ट्यूबुलर सेल्स उसको इंटरस्टिशियम में भेजने के लिए, ये बात भी होगी। सो यू कैन सी हेयर कि किस तरह से हम लोग जो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो बाइकार्बोनेट को इन द फॉर्म ऑफ CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह से वो बॉडी में आराम सुकून से डिफ्यूज़ कर रहे हैं, है ना, वही तो इम्पोर्टेंट है, वही तो हमें चाहिए। अच्छा, तो हम ये सारी बातें देख चुके हैं बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है विद इंट्रैक्शन विद प्रोटॉन्स होती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। और इसको हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे कि जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो टाइट्रेट हो रहे होते हैं विद प्रोटॉन्स, क्योंकि जितने बाइकार्बोनेट आयंस इन द ट्यूबुलर ल्यूमन होंगे उतने ही हमें प्रोटॉन्स भी सिक्रेट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हैव देम रीअब्जॉर्ब्ड। तो दिस वे एक टाइट्रेशन हो रही होती है बाइकार्बोनेट आयंस की विद द प्रोटॉन्स जो हम सिक्रेट कर रहे होते हैं ट्यूबुलर ल्यूमन में। ओके, सो हमने बात कर दी कि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटॉन्स की इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स लाइक PCT, और जो DCT के लेवल पे कौन सी होती है, नहीं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है PCT के लेवल पे, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है DCT या कलेक्शन ट्यूब्यूल्स के लेवल पर, जो कि हम आगे देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इन दिस वे यू कैन सी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase और सिंपल हाइड्रोजन ATPase सिक्रेट करा देते हैं प्रोटॉन्स को इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन्स ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स, लुपोफेनले डिस्टल ट्यूब्यूल्स वगैरह वगैरह। और यहाँ पर बेसिकली टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं, टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स ही करवा रहे थे ना पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन और प्रोटॉन्स की सिक्रीशन। और जो टाइप बी इंटरकलेटेड सेल्स है वो क्या करवा रहे थे, वो ऑपोजिट करवा रहे थे, वो प्रोटॉन्स की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे थे और पोटेशियम की सिक्रीशन करा रहे थे। तो आप लोगों को रिलेट करके याद हो जाएगा। अच्छा जी, तो इन ऑर्डर टू सिक्रीट द प्रोटॉन्स फर्स्ट वी हैव टू कंबाइन CO2 विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा इनटू प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट, और जो बाइकार्बोनेट होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जो प्रोटॉन्स हो जाएगा वो ट्यूबुलर ल्यूमन में चला जाएगा। और इसकी वजह से हम ये बात करते हैं कि जो हमने फिल्टर किए थे बाइकार्बोनेट वही रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे। यू कैन सी ना कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट इनसाइड ट्यूबुलर सेल्स बन रहा है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वो बाइकार्बोनेट जो कि बेसिकली हमारी ट्यूबुलर ल्यूमन में फ़िल्टर होकर पहुंचा था, क्योंकि वो तो बेचारा CO2 में कन्वर्ट हो गया ना। तो बाइकार्बोनेट आयन इटसेल्फ जो रीअब्जॉर्ब हुआ है वो कौन सा है, जो कि ट्यूबुलर सेल्स में बना है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विद वाटर। तो ये फैक्टर होता है, एक सेंटेंस होता है जो हम बोलते हैं अक्सर कि जो बाइकार्बोनेट फिल्टर होता है इट्स नॉट द सेम बाइकार्बोनेट जो कि रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली खुद प्रोड्यूस होकर रीअब्जॉर्ब हुआ है। अच्छा, बेसिकली एक और बात की जाती है कि pH को ECF में मेंटेन रखने के 3 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। 3 मैकेनिज्म ये होते हैं कि एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कांस्टेंट रहे, ठीक है, मतलब कि अगर डिस्टर्ब हो तो आपके वेंटिलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए। सेकंड होता है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन सेम रहे, लेकिन जो जितना फिल्टर हो उतना ही रीअब्जॉर्ब भी होता रहे। थर्ड होता है हमारा मैकेनिज्म जो कि pH इटसेल्फ को मेंटेन करता है बाय प्रोटॉन कंसंट्रेशन। अब बॉडी में अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उतनी इसको सिक्रेशन होकर ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। जो कि हमने बात की पहले कि बहुत से टाइट्रेटेबल एसिड्स होते हैं जो कि रिलीज़ करवा सकते हैं, जिसमें फॉस्फेट भी आ जाता है और अमोनिया या अमोनिया माइंस भी आ जाते हैं, जो कि हमने आगे देखने भी हैं। अच्छा जी, फिर बात की जाती है फॉस्फेट बफर की। अब ये बफर वो है जो कि टाइट्रेटेबल बफर है। टाइट्रेटेबल एसिड्स हम उनको कहते हैं बेसिकली जो अदर देन बाइकार्बोनेट है। एक तो बाइकार्बोनेट के साथ प्रोटॉन से कंबाइन होना है और बनाना कार्बोनिक एसिड, वो तो एक अलग चीज़ है। एक है नॉन बाइकार्बोनेट एसिड्स,
ठीक है, या नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स जिनके साथ प्रोटॉन्स से कंबाइन होना, और इन बफर्स ने बेसिकली प्रोटॉन्स को रिलीज़ कराना फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस कंबाइन कर रहे हैं विद द बाइकार्बोनेट वो रिलीज़ तो नहीं हो पा रहे, वो तो बेसिकली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, तो हमने रिलीज़ भी तो करवाने हैं ना। रिलीज़ कितने करवाते हैं? 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नहीं 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे हमने रिलीज़ कराना है फ्रॉम द बॉडी। और उसको रिलीज़ कराने के लिए या बॉडी से एक्सक्रीट कराने के लिए हमें उसको कंबाइन करना पड़ेगा विद फॉस्फेट या विद अमोनिया। क्यों? क्योंकि बॉडी से फ्री आयंस, फ्री हाइड्रोजन आयंस क्रिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है जो तकरीबन 0.03 मोल से 0.03 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो आप बॉडी से 1 लीटर अगर अपने यूरिन एक्सक्रीट कराना है ना, तो 1 लीटर में जस्ट 0.03 मिली इक्विवेलेंट ही आप प्रोटॉन्स रिलीज़ करा सकते हो। लेकिन हमें कितने करवाने हैं? तकरीबन 80 मिली इक्विवेलेंट। तो उस केस में आपको यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको फ्री आयंस या फ्री हाइड्रोजन आयंस सेक्रेट नहीं करा पा सकते हो इन द यूरिन। उस केस में आपको फ्री आयंस को कंबाइन कराना पड़ेगा विद फॉस्फेट या विद अमोनिया इन ऑर्डर टू हैव देम सेक्रेटेड या एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे हम वही मैकेनिज्म्स डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हो गया, हाँ जी। सो इन दिस वे यू कैन सी कि किस तरह से जो प्रोटॉन्स हैं वंस इन द ल्यूमन, अगर हम एक बार प्रोटॉन्स को ल्यूमन में पहुंचा चुके हैं इन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयंस, यू नो सोडियम हाइड्रोजन, आई मीन हाँ ना, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होती है ऑपरेटिव। हमने पहले ही बात की कि ये बेसिकली एक सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है। यू कैन सी कि किस तरह सोडियम एक्सचेंज में हमारे हाइड्रोजन आयंस बाहर जा रहे हैं ल्यूमन में। अब ल्यूमन में जाकर ना एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्री आयंस रिलीज़ नहीं हो सकते बॉडी से, उन्होंने पहले कंबाइन होना विद व्हाट, विद द फॉस्फेट बफर जो कि NaHPO4 और बनाता है NaH2PO4, और इन द फॉर्म ऑफ NaH2PO4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे फ्रॉम द बॉडी, और इन दिस वे विल गेट रिड ऑफ द टाइट्रेटेबल एसिड्स जो कि बेसिकली है नॉन वोलेटाइल एसिड, है ना। सो ये एक वे है। लेकिन कहा जाता है कि फॉस्फेट की अमाउंट जस्ट 30 to 40 मिली इक्विवेलेंट होती है इन द ट्यूबुलर ल्यूमन, तो एक बहुत ही इफेक्टिव बफर नहीं है। ज़्यादा इफेक्टिव बफर अमोनिया है। अमोनिया बहुत अच्छे से, मतलब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और अमोनियम बफर कैसे एक्ट करता है वो भी हम देख लेते हैं इसके साथ ही। वो भी तो बेसिकली अमोनियम बफर ने एक्ट करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट इज़ अमाइनो एसिड जो कि बाय द मेटाबोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बना है इन द लिवर, और लिवर से ट्रांसपोर्ट हुआ इन द किडनीज, ट्यूबुलर सेल्स में वहाँ के, और ट्यूबुलर सेल्स में बेसिकली ग्लूटामेट की होती है फर्दर डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से बनता है 2 बाइकार्बोनेट आयंस और 2 अमोनिया आयंस। अमोनिया आयंस तो यानी 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2 बन गए बाइकार्बोनेट आयंस जो कि हम जल्दी से रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं इनटू द बॉडी, क्योंकि हमें तो चाहिए, हमें तो भाई अल्कली रिजर्व चाहिए ना, तो जितना अल्कली रिजर्व उतना कम है। तो हम जो ग्लूटामेट से बनेंगे ना बाइकार्बोनेट आयंस वो हमने करा लेना रीअब्जॉर्ब, जैसे कैन सी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी बने 2 अमोनिया या अमोनियम आयंस वो बेसिकली हम रिलीज़ कर देंगे इनटू ट्यूबुलर ल्यूमन, और ट्यूबुलर ल्यूमन से वो इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटॉन्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे अमोनिया इट बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विद फॉस्फेट आयंस, ठीक है। ये सीन है। तो यहाँ बस ये चीज़ें हैं कि किस तरह से अमोनिया और फॉस्फेट बॉडी में से प्रोटॉन्स को निकालते हैं। और ये प्रोटॉन्स कौन से प्रोटॉन्स है? ये वो प्रोटॉन्स है जो नॉन वोलेटाइल एसिड से बने थे, जो कि हमें बॉडी से निकालने अदर देन द प्रोटॉन्स जो कि कंबाइन हुए थे विद द बाइकार्बोनेट आयंस, और उनकी उन्होंने रीअब्जॉर्प्शन कराई थी। अच्छा, एक और यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि अब इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। हर एक प्रोटॉन जो बॉडी से रिलीज़ कराओगे ना या एक्सक्रीट कराओगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में ऐड हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, पहले जो हमने जो प्रोटॉन रिलीज़ कराए थे, सेक्रेट कराए थे इंडो ल्यूमन, वो किस साथ कंबाइन हुए थे? बाइकार्बोनेट के साथ। उसने क्या किया था? बाइकार्बोनेट को बॉडी में रीअब्जॉर्ब करा लिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में ये हो रहा है बेसिकली कि जो है हमारे प्रोटॉन्स ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। तो जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में आया था वो फिल्टर आउट होकर बाइकार्बोनेट, वो प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन करके उसने CO2 नहीं बनाया, ठीक है। वो इटसेल्फ रीअब्जॉर्ब हुआ है ना। मतलब रीअब्जॉर्ब तो नहीं खैर हुआ, लेकिन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स जो एक बाइकार्बोनेट आयन बना था इनटू द ट्यूबुलर सेल्स, वो इटसेल्फ रीअब्जॉर्ब हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि एक एडिशनल HCO3 एक एडिशनल बाइकार्बोनेट आयन ऐड होता है इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ईच प्रोटॉन सेक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये एक सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि जो प्रोटॉन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विद वाटर और कार्बोनिक एसिड, फिर क्या बना था? बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन्स। लेकिन जो प्रोटॉन्स सेक्रेट हुए थे पहले ऐसा होता था कि वो इन कॉम्बिनेशन विद HCO3 वापस आते रहे, लेकिन इसके से वापस नहीं आए, वो निकल गए बॉडी से, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एक्सक्रीट करा दिया। तो एक एडिशनल बाइकार्बोनेट है जो बॉडी में ऐड हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू ईच प्रोटॉन सेक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। सो बस ये मैकेनिज़्म है इसका, हमारा अमोनिया का मैकेनिज़्म। सो यू कैन सी कि किस तरह से हम अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अमोनिया कंबाइन करता है विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनियम आयंस, और अमोनियम आयंस चूँकि वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो ये एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन। तो दिस फॉस्फेट बफर एज अमोनिया बफर आर 2 सोर्सेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है।
अच्छा जी, अगर क्रोनिक एसिडोसिस किसी बंदे को, उस बंदे का एलिवेटेड है लेवल ऑफ प्रोटॉन्स, जनरली लेवल ऑफ प्रोटॉन हायर है, तो उस केस में आपकी बॉडी में जो ग्लूटामेट बनना है इन द लिवर वो ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूटामेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सक्रीशन करानी है किसकी, प्रोटॉन्स के फ्रॉम द बॉडी, और ये ऑप्शन किसी करानी है बाइकार्बोनेट की। तो चूँकि वी नो कि ग्लूटामेट के मेटाबोलाइजेशन से हमें फर्स्ट जो एक 2 कंपोनेंट मिल रहे थे वो अमोनिया और बाइकार्बोनेट ही थे, हमें वो दोनों चाहिए। तो इन दिस वे अमोनिया इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बफर, क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, और वो बहुत एक हाई अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स को बॉडी से निकाल सकता है। एटलीस्ट 500 मिली इक्वलेंट ऑफ प्रोटॉन्स पर डे कैन बी एक्सक्रीटेड इन कॉम्बिनेशन विद अमोनिया। और इन द सेम टाइम एट द सेम टाइम हमारे जो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब मेटाबोलाइजेशन ऑफ ग्लूटामेट, वो भी रिअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इस तरह से बॉडी से एसिडोसिस उस केस में भी खत्म हो रही है। रेगुलेशन नहीं, पहले क्वान्टिफाई करना है हमने एसिड सिक्रेशन को। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है विच टेल्स अस अबाउट द नेट एसिड सिक्रेशन, जो हमारी नेट एसिड सिक्रेशन है बॉडी की ईच डे, वो कितनी है और वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड करती है अपॉन द अमोनियम आयन सिक्रेशन, क्योंकि एट द एंड जो एक प्रोटोन सिक्रेट होना फ्रॉम द बॉडी होना इन कॉम्बिनेशन विद अमोनिया, और बनेंगे कि अमोनियम आयन सिक्रेशन डिटर्मिन करेगी कितना एसिड सिक्रेट हुआ फ्रॉम द बॉडी, प्लस द यूरिनरी टाइट्रेटेबल एसिड। और कौन सा टाइट्रेटेबल एसिड इन एडिशन टू अमोनिया, वो है फॉस्फेट बफर, जो हमने पहले पढ़ा, यूरेट, सिट्रेट, ये सब भी बॉडी से प्रोटॉन्स को निकालते हैं। सेकंड है कि माइनस बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ईच बाइकार्बोनेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन एडिड टू द बॉडी। ये सेंटेंस आप लोग रट लो, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बाइकार्बोनेट बॉडी से निकलेगा ना, वैसे वैसे प्रोटॉन्स की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि वो प्रोटॉन फिर यूटिलाइज ना हुआ बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन के लिए, वो प्रोटॉन तो बॉडी में मतलब रह गया। तो बेसिकली बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन मीन्स प्रोटॉन एडिशन। इन दिस वे हमने जो नेट एसिड एक्सक्रीशन है हमसे कैलकुलेट करना है, तो हमने बाकी फैक्टर्स में से बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को माइनस करेंगे, क्योंकि जितनी बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट हुए उतने प्रोटॉन बॉडी में ऐड हुआ है। आई नो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आई नो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, बट इस चैप्टर को प्लीज़ कर लो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डायबिटिक्स और किडनी डिजीज़ वाला, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। इसमें थोड़े इंट्रिकेट सी चीज़ें, थोड़े कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। इसको अगर एक बार सुनोगे तो अजीब लगेगा, लेकिन इसको बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल लग रहा है, आई नो कि थोड़ा इंट्रिकेट हो रहा है, हाय मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा स्टेमिना ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, इसको दूसरी बार पढ़ा के अच्छी खासी वीडियो बन गई थी। खैर कुछ नहीं होता, एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ऑन गुड, उसमें कुछ अच्छाई होगी। खैर सो रेगुलेशन होती है। अच्छा पहले बता दी ना मैंने क्वांटिफिकेशन कैसे कर दी कि अमोनियम आयन की एक्सक्रीशन प्लस यूरिनरी टाइट्रेटेबल एसिड की एक्सक्रीशन माइनस सब बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन, तो ये सब नेट एसिड की एक्सक्रीशन करा देंगे। रेगुलेशन भी होती है रीनल ट्यूबुलर प्रोटॉन एक्सक्रीशन की, क्योंकि रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर रेगुलेट नहीं करोगे प्रोसेस को तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो अगर आप सोडियम मतलब प्रोटॉन्स की एक्सक्रीशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो बॉडी में एल्कलोसिस हो जाएगी, और अगर बिल्कुल ही एक्सक्रीशन नहीं कराओगे तो एसिडोसिस हो जाएगा। अच्छा इसकी रेगुलेशन की 3 चीज़ें होती हैं जिसको रेगुलेट करती हैं, जो कि 2 होती है इंपॉर्टेंट। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को हम देखते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो वो एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग फैक्टर। सेकंड अगर बॉडी में ओवरऑल जनरली प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो भी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। तो दीज आर द 2 रेगुलेटरी फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोटॉन सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। कौन कौन सा, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सेकंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन इटसेल्फ। अच्छा जी, फिर कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं हमने, कौन से फैक्टर्स ज़्यादा कराते हैं, कौन से फैक्टर्स कम कराते हैं रीनल एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। ये टेबल याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान भी बहुत है, खैर जल्दी से हो जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा है, मतलब बॉडी में एसिडोसिस ज़्यादा, मतलब कि प्रोटॉन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर बॉडी में जनरली प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा है तो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी में बाइकार्बोनेट की अमाउंट कम है तो प्रोटॉन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, ताकि क्योंकि 1 प्रोटॉन सिक्रीट इज इक्वल टू 1 बाइकार्बोनेट एडेड टू द बॉडी। तो इन दिस वे हम प्रोटॉन सिक्रीट करा के बॉडी में बाइकार्बोनेट की अमाउंट को ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, तो वही फैक्टर है। अगर इसे वॉल्यूम कम है, वो इसे वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए हम रीअब्जॉर्प्शन किसे कराएंगे, सोडियम में कराएंगे, ताकि इसे वॉल्यूम वापस से मेंटेन हो जाए। और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली होती है इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयन। तो जब भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम, तो प्रोटॉन सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि बेसिकली वी वर हैविंग अ सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। कुछ याद है, PCT के लेवल पे था, भूल के हो या याद है, आई होप कि याद है। अच्छा एल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा होगा, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा, दोनों में हार्मोन्स क्या करा रहे हैं, बेसिकली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा रहे होगा। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो रिस्पॉन्स दैट प्रोटॉन की सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा हाइपोक्लेमिया, अच्छा अगर मुझे याद हो तो एक पंप हमने पढ़ा था DCT के लेवल पे, इंटरकलेटेड सेल्स के लेवल पे, कौन सा था, पोटेशियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। अगर पोटेशियम की रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी रिस्पोज टू हाइपोक्लेमिया तो प्रोटॉन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर पोटेशियम की रिजोल्यूशन कम होगी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्लेमिया तो प्रोटॉन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है। ये देखो हाइपोक्लेमिया इस तरह से इफेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों का पंप एक है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर इन द इन टाइप इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ द DCT एंड द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल। खैर
अच्छा जी, रीनल करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, अब ये क्या चीज़ है? अब ये भला ये है कि अगर आपकी अगर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाए क्योंकि आपका लंग्स ऐसे काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस केस में जो किडनीज होंगे ना वो रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कराते हैं किसकी, बाइकार्बोनेट आयंस की, ताकि आपकी जो pH है ना वो मेंटेन रहे। इन द सेम अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा CO2 एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू सम रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज, हाइपर वेंटिलेशन परसिस्ट कर रही है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो बॉडी में जो बाइकार्बोनेट की अमाउंट है वो किडनीज कम कराती है उससे एक्सक्रीशन से, ताकि बॉडी में जो एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है या कोई भी डिजीज़ है उसको क्योर किया जा सके। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रीनल करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एज वेल एज एल्कलोसिस। हाय अल्लाह, कितने पेजेस रह गए हैं इसके? हाय 2-3 ही रह गए हैं। मैं ये सारा पढ़ा चुकी थी, पता मैं दोबारा पढ़ाना पड़ा चीटिंग हो रही है मेरे साथ। खैर अच्छा, फिर मैं ये बात कर रही थी कि दो तरह की चीज़ें होती है, कुछ रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस और एक होता है मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस। रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस तब होगा जब मसला आपके लंग्स के लेवल पे या मसला आपके वेंटिलेशन के लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रही है और आपकी बहुत ज़्यादा ब्लो ऑफ हो रहा है CO2 का, तो बॉडी से CO2 चलेगी तो क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगी। लेकिन एल्कलोसिस किस वजह से हुआ, रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ, तो सब बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और अगर आपका मसला है मेटाबॉलिक लेवल पे, फॉर एग्जांपल कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इन केस जो, अच्छा एक बात याद रखना, देखो हेंडरसन हेज़ल-बेल्च इक्वेशन ने हमें 2 कोफिशिएंट दिए थे या 2 वैल्यूज़ दी थी, किसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की और कार्बोनिक और बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में मसला होगा तो वो डिसऑर्डर होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा। अगर बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन में मसला होगा तो वो होगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्योंकि मेटाबॉलिक इसलिए क्योंकि उसको किडनी रेगुलेट कर रही है और रेस्पिरेटरी इसलिए क्योंकि पार्शियल प्रेशर CO2 को आपकी लंग्स रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप को समझ आ गया होगा। खैर, तो अगर आपका पार्शियल प्रेशर CO2 की वजह से pH में बदलाव आता है तो वो है एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर आपका बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने से pH में चेंज आता है तो वो होगा मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस, जिसमें एसिडोसिस भी हो सकती है और एल्कलोसिस भी हो सकती है ना। अच्छा जी, अब हम देखें कि एसिडोसिस अगर होगी तो जो हमारी रेशो थी वो रेशो किस चीज़ की थी, बाइकार्बोनेट टू CO2 या बाइकार्बोनेट टू प्रोटॉन्स की रेशो थी, है ना। तो वो जो रेशो है, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने बेसिकली स्टडी करनी होती है रेशो बाइकार्बोनेट टू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, या रेशो बाइकार्बोनेट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो अगर ये रेशो डिस्टर्ब होती है इन केस ऑफ, अगर ज़्यादा हो जाती है रेशो, मतलब बाइकार्बोनेट ज़्यादा है बॉडी में, और अगर रेशो कम हो जाती है तो मतलब कि हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है बॉडी में, ठीक है। तो इन दिस वे एसिडोसिस सब होगा जब ये रेशो कम होगी, लाइक बाइकार्बोनेट टू हाइड्रोजन रेशो अगर कम होती है या बाइकार्बोनेट टू पार्शियल प्रेशर CO2 रेशो कम होती है, मतलब कि बॉडी में एसिडोसिस है, ठीक है। फिर हमने इसको करेक्ट करना है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के ज़रिए भी और मेटाबॉलिक मैकेनिज्म्स के ज़रिए भी। अच्छा जी, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट एक, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की पैरामीटर्स हैं कि कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। जो नॉर्मल एक बॉडी में अमाउंट होती है पार्शियल प्रेशर CO2 की होती है 40 मिलीमीटर मरकरी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर इससे कम होगी तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। और जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट की अमाउंट होती है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर इससे ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अगर इससे कम होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो ये तो बात होगी ये वाली। अच्छा, रीनल करेक्शन होती है एसिडोसिस की, एल्कलोसिस की। देखो मेरी बात सुनो, इन केस अगर आपकी एबनॉर्मलिटी लाई कर रही है इन द लंग्स तो उससे करेक्शन करेंगी किडनीज, क्योंकि लंग्स बेचारे फारिग हो गए ना, अब उसकी करेक्शन होगी बाय द वे ऑफ किडनीज। वो कैसे होगी, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, ठीक है, सारा CO2 उड़ गया, बॉडी में क्या हो जाएगी, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस केस में किडनी से करेंगी, जो बाइकार्बोनेट आयंस वहाँ पे फिल्टर होते उस सबको एक्सक्रीट करा देंगे, एक्सक्रीट करा देंगी, तो क्या हुआ, एल्कलोसिस की और होगी। तो दिस वे रीनल करेक्शंस होती हैं ऑफ द एसिडोसिस या एल्कलोसिस, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, मैं एज इट इज़ सब कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सारी ना जो जनरल चीज़ें मैं थोड़ी छोड़ती जा रही हूँ साथ साथ, तो वो खुद तो ना पढ़ना वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतनी, खैर, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस वे अगर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम मसला होगा तो किडनी से उसको कंपनसेट कर लेंगे। अगर किडनी से मसला होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाइकार्बोनेट अमाउंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, इन केस अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए, तो आपके जो लंग्स होंगे वो क्या करेंगे, वो हाइपरवेंटिलेट करेंगे ताकि बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 को भी ज़्यादा कर सके इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज बाइकार्बोनेट। सो दिस वे लंग्स और किडनीज मिलकर अच्छी तरह से काम करती हैं, सो दैट pH कैन बी रेगुलेटेड। ओके, ठीक है, बस यही बात है यहाँ पे। अच्छा, फिर कुछ क्लिनिकल कॉजेज़ होते हैं, कुछ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। और ये डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बार एसिडोसिस हो जाता है, कई बार एल्कलोसिस हो जाता है बॉडी में। एसिडोसिस अब होगा जब
बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा होगा या फिर बाइकार्बोनेट की अमाउंट कम हो जाएगी। एल्कलोसिस तब होगा जब पार्शियल प्रेशर CO2 कम हो जाएगा या बाइकार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होगा जब आपकी हाइपोवेंटिलेशन हो रही है, सही से आप वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हो, बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा होगा। कब कब हो सकता है? अगर आपको मतलब हुआ है लंग्स डिजीज़, इन केस ऑफ अस्थमा या एम्फिज़मा, तब हो सकती है ना। और फिर बात की जाती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, जो कि कब होगी? जब आप CO2 को सही से मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करके उसको ब्लो ऑफ करते हो तो बॉडी में CO2 की अमाउंट कम हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एल्कलोसिस। फिर बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, जो कि एबनॉर्मलिटी होगी इन केस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड्स बन रहे हैं, है ना, तब हो सकती है। अगर आपकी बॉडी से हम नॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड्स को भी सिक्रीट नहीं कर पा रहे, अगर आपके लाइक फॉस्फेट बफर में मसला है, आपका अमोनियम बफर में मसला, हम बॉडी को फ्री नहीं कर पा रहे फ्रॉम एसिड्स, उस केस में कौन सा एसिडोसिस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और फिर बात की जाती है अगर आप एडिशन कर दो डिफरेंट एसिड्स की बाय वे ऑफ इंजेक्शन या बाय वे ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन, तब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और अगर आपका बॉडी से लॉस हो जाए बेसिस की, बाइकार्बोनेट बेसिस की, अगर आप उसको प्रॉपर्ली रिअब्सॉर्ब नहीं कर पाए तब भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अच्छा जी, फिर एक टर्म यूज़ होता है रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस। रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस हमेशा तब होगा जब रीनल के टिब्यूल से मसला है। रीनल के टिब्यूल से मसले की वजह से अगर एसिडोसिस होगा तो सब बोलेंगे रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस। और कब कब हो सकता है? इनकेस अगर आप सिक्रीट नहीं कर पा रहे प्रोटॉन्स, है ना, टिब्यूलर सेल्स डैमेज हैं और वो सिक्रीट नहीं कर पा रहे प्रोटॉन्स, तब हो सकता है। अगर वो पंप डैमेज है, कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोजन ATPase या हाइड्रोजन ATPase, तब मसला हो सकता है। या फिर सोडियम हाइड्रोजन ATPase, डिफरेंट पंप्स है ना वहाँ पे। और अगर आपकी जो किडनीज हैं वो प्रॉपर्ली रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे बाइकार्बोनेट को, क्योंकि बाइकार्बोनेट के भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स है, तो याद है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज मैकेनिज्म, अगर वो डैमेज हो जाए तो भी आपकी बॉडी में रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस हो सकता है। फिर बात की जाती है डायरिया की। अगर डायरिया हो जाए किसी बंदे को, ठीक है, डायरिया में इसलिए क्या होता है, हमारे बॉडी से जो आयंस होते हैं वो निकल रहे होते हैं। अगर डायरिया हो तो लो जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, ना कि वहाँ पे बाइकार्बोनेट सिक्रेट हो रहे होते हैं इन एडिशन टू पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं, तो इंटेस्टाइन में हमारे पैंक्रियाटिक जूस ही तो होता है। तो अगर आपको डायरिया हो, आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट्स ज़ाया हो गए तो मतलब आपका बाइकार्बोनेट उड़ गया, तो उस केस में क्या होगा? एसिडोसिस हो जाएगा। अगर आपको वॉमिटिंग हुई है, लेकिन वॉमिटिंग जस्ट गैस्ट्रिक रीजन से नहीं हुई, बल्कि आपके इंटेस्टाइनल रीजन से भी कंटेंट्स उस वॉमिटिंग में एक्सक्रीट आउट हुए हैं बाय योर वॉमिट, ओके, तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली इंटेस्टाइनल कंटेंट्स अगर वॉमिटिंग हुई तो आपका अगेन बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात की जाती है कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, आप ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो आप ग्लूकोज के अल्टरनेटिव का कोई और सोर्स लेते हो, लाइक फैटी एसिड यूज़ करते हो, तो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म से बनता है क्या? एसिटोएस्ट्रिक एसिड या कोई और एसिड वगैरह वगैरह। तो वो एसिड भी अगर बॉडी में कल्बेट कर जाए तो एक एसिडोसिस हो सकती है। अगर आप एसिड्स को इंजेस्ट कर लो, खा लो एसिड, फिर भी एसिडोसिस हो सकती है। अगर आपका क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ है तो मतलब अगर सिक्रेट कर ही नहीं पा रहा प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन को सिक्रेट कर ही नहीं पा रहा, तो फिर तो पक्का एसिडोसिस होगी ही होगी, लिखवा लो मुझसे, होगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से टोल्ड तब होगा जब बाइकार्बोनेट की अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगी, ठीक है, बाय एनी रीज़न, अगर आप उसे रिअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे या फिर वो सिक्रेट बहुत ज़्यादा होती जा रही है बाय एनी मीन्स, ठीक है। अच्छा जी, कहा जाता है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हो बॉडी में डायूरेटिक्स की तो क्या होगा? तो डायूरेटिक्स अब दे रहे हो, डायूरेटिक्स बेसिकली ना फ्लो ऑफ यूरिन फ्लो रेट बहुत ज़्यादा करा देते हैं, तो उस केस में ना फिर आपकी रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस भी ज़्यादा हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू डायूरेसिस। तो जब सोडियम आयंस ज़्यादा रिअब्जॉर्ब होंगे तो क्या सिक्रेट ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन आयंस। उस केस में एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है अगर आप अपने आप को डायूरेटिक से ट्रीट कर रहे हो। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन है तो भी आपका सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी अगर आप वॉमिट करते हो, लेकिन आप वॉमिटिंग किसी कर रहे हो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने गैस्ट्रिक या पेट या स्टमक की कंटेंट्स की कर रहे हो, स्टमक में क्या पड़ा हुआ है? HCl, तो आपका HCl सारा निकल गया फ्रॉम योर थ्रू योर वॉमिट और आपकी बॉडी में क्या हो गया? अल्कलोसिस हो गया। अगर आप इंजेक्शन कर लो अल्कलाइन ड्रग्स की तो भी अल्कलोसिस हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एसिडोसिस का या अल्कलोसिस का? सो यू गाइस शुड नो कि हमें कोई अल्टरनेटिव चीज़ देनी पड़ेगी। लाइक अगर आपकी बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई बॉडी में रिस्पॉन्स टू एसिडोसिस, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे, ठीक है, या आप दोगे मतलब बेसिकली हमने ना बाइकार्बोनेट का कोई भी अल्टरनेट देना है, आप सोडियम लैक्टेट दे दो, सोडियम ग्लूकोनेट दे दो, बेसिकली उससे आपकी बेसिस की कंसंट्रेशन बॉडी में नॉर्मलाइज हो जाएगी। हम रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही? ओके, हो रही है, गुड। अच्छा जी, तो वी जस्ट डिस्कस्ड कि किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम ग्लूकोनेट या सोडियम लैक्टेट देकर आप बॉडी में अपनी जो है बेसिस अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हो वंस अगेन।
और सोडियम लैक्टेट सोडियम ग्लूकोनेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली मेटाबोलाइज आराम से हो जाती है बॉडी में। अगर आप लोग अल्कलोसिस को क्योर करना चाहो तो आप अमोनियम क्लोराइड दे सकते हो, क्योंकि अमोनिया आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोराइड आपका एसिड बना देता है, तो बॉडी में अगेन आपकी एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी इन केस इफ़ यू वांट टू ट्रीट अल्कलोसिस। लेकिन ये चूँकि थोड़े मतलब हार्मफुल एजेंट्स होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ये फिर ट्राई करते हैं कि हम बेसिकली जो अल्कलोसिस की कॉज है, जिसकी रूट कॉज उसी को क्योर करें। लाइक अगर आप मतलब रिटेन हो रहा है बॉडी में ज़्यादा बाइकार्बोनेट, आप इसको सिक्रीट कराओ किसी तरह से, लेकिन आप ये एजेंट्स नहीं यूज़ करो, ये खतरनाक है यार, इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, क्लिनिकल मेजरमेंट्स आप कैसे करते हैं? आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोस करना है, ठीक है। डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर द एसिड बेस्ड इम्बैलेंस या एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, क्योंकि अगर डायग्नोसिस ठीक ना हो तो आप कुछ और क्योर करते रहोगे, वजह कुछ और होगा। आप मेटाबॉलिक क्योर करते रहोगे, रेस्पिरेटरी वजह होगी, ठीक है। तो अब हम ना बेसिकली ना 3 पैरामीटर्स के बेस पर किसी भी एसिड बेस्ड इम्बैलेंस को कैटेगराइज करते हैं। वन इन द पीएच, सेकंड इन द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन एंड थर्ड इज द पार्शियल प्रेशर CO2। तो pH, bicarbonate concentration and partial pressure of CO2 are the 3 contents या 3 जिसे कह सकते हैं पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विल बी कैटेगराइज्ड। अच्छा, इनमें से जो नॉर्मल pH होती है 7.4, अगर इससे ज़्यादा है एसिडोसिस, अल्कलोसिस, अगर इससे कम है तो एसिडोसिस है। तो पहले हमने जनरल कैटेगराइजेशन करनी है कि एसिडोसिस है बंदे को या एसिडोसिस। अगर तो pH से नॉर्मल से ज़्यादा है pH तो अल्कलोसिस, अगर नॉर्मल से कम है pH तो एसिडोसिस है। और अगर फिर हमने करनी है नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, जो कि नॉर्मल कितना होता है 24 मिलीकूलन पर लीटर, अगर इससे ज़्यादा है तो अल्कलोसिस, अगर इससे कम है तो एसिडोसिस है। फिर हमने डिटरमिन करना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर इससे ज़्यादा, अगर नॉर्मल कितना था 40 मिलीलीटर मरकरी, से ज़्यादा तो एसिडोसिस, अगर इससे कम है तो अल्कलोसिस है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल, इसे हम बोलते हैं सिंपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। अच्छा, सिंपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स में ना हमेशा होती है रीनल करेक्शन या रीनल कंपनसेशन। उसमें ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका मसला रेस्पिरेशन का, आप में मसला ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा CO2 को ब्लो ऑफ कर रहे हो ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, तो बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? अल्कलोसिस, ठीक है। अल्कलोसिस के रिस्पॉन्स में जब किडनीज होंगी वो सिक्रीट करती रहेंगी बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या होगा? बाइकार्बोनेट की अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगी, ठीक है। अल्कलोसिस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर CO2 वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्लो ऑफ कर रहे हैं, pH हमारी ओवरऑल ज़्यादा है, ठीक है। सो इन दिस वे दिस 3 पैरामीटर्स विल टेल अस कि जो मेन मसला था वो रेस्पिरेशन का था, लेकिन रीनल ने क्या किया? उसको कॉम्पनसेट करने की पूरी कोशिश, इसे बोलते हैं हम पार्शियल कंपनसेशन, कि वो क्योर तो नहीं कर पाई pH को, लेकिन उसने कोशिश ज़रूर किया, ठीक है। उसने बाइकार्बोनेट की अमाउंट ज़रूर कम कर दी है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड pH। अच्छा, इन द सेम वे अगर आपकी किडनी से मसला है, किडनी से बहुत ज़्यादा सिक्रीट करा रही है बाइकार्बोनेट को, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो वो होगा वेंटिलेशन वो कम हो जाएंगे, हाइपर वेंटिलेट करेगा बंदा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मतलब बेसिकली अगर आपका बहुत ज़्यादा HO3 सिक्रीट हो रहा है ना, तो बेसिकली आपकी हाइपर वेंटिलेशन होगी, ताकि आप उसी के रिस्पॉन्स में अपने बॉडी से एसिड्स को भी रिमूव करा पाओ इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो अगर आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रही हैं बाइकार्बोनेट को, तो आप हाइपर वेंटिलेट करोगे, तो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी करेक्शन ऑफ रीनल एसिडोसिस, है ना, ऐसे होगा। तो जिन एसिडोसिस, जिन अल्कलोसिस के केस में रीनल कंपनसेशन हो या रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो या पार्शियल कंपनसेशन करे दूसरा मैकेनिज्म, और इस तरह से चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, उसे हम बोलते हैं सिंपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। लेकिन कुछ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हम लोग करेक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट्स निकल के थ्रू डायरिया और आपकी pH क्या होगी? वो चलेगी आपकी एसिडोसिस की केस में, ठीक है। एसिडोसिस इसलिए क्योंकि आपका बाइकार्बोनेट आयन से बहुत ज़्यादा उस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स में वो सारे ज़ाया हो गए, तो आपकी होगी एसिडोसिस। लेकिन अब इस एसिडोसिस को क्योर करने के लिए आपने करना क्या था? आपने बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर CO2 को कम करना था बाय हाइपर वेंटिलेशन, लेकिन आपको ऑलरेडी एम्फिज़मा है, पेशेंट को एम्फिज़मा है, वो ज़्यादा ब्लो ऑफ कर नहीं सकता CO2 को, तो बॉडी में पार्शियल प्रेशर CO2 भी ज़्यादा रहा, और वहाँ से क्या ज़्यादा हुआ? वहाँ से आपका जो थे वो बाइकार्बोनेट आयंस वो भी उड़ गए, ठीक है। तो बंदे में एसिडोसिस हुआ, लेकिन वो कंपनसेट भी नहीं हो पा रहा, तो pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड डिसऑर्डर, जिसमें कंपनसेशन अवेलेबल ना हो, ठीक है। होना तो ये चाहिए ना कि जहाँ पे उसके हमारे स्क्रीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट, उसी के रिस्पॉन्स में हमारा पार्शियल प्रेशर CO2 भी कम होना चाहिए बाय द एक्सेस ब्लो ऑफ CO2 बाय हाइपर वेंटिलेशन, पर वो नहीं हो पा रहा क्योंकि बंदे को एम्फिज़मा है। तो वहाँ पे बेचारे का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स निकलते जा रहे हैं बॉडी से, बाइकार्बोनेट की ज़ाया होता जा रहा है, और वहाँ पे वो उसको कंपनसेट भी नहीं करा बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम कहेंगे मिक्स्ड एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है। बस ये मैंने बताया था आप लोगों को। मिक्स्ड एसिड बेस इम्बैलेंस या कम्प्लेक्स एसिड बेस डिसऑर्डर, जो मर्जी कह लो, चीज़ें तो कम्प्लेक्स ही हैं। तो जब भी कंपनसेशन होगी वो नॉर्मल होगा, जब भी कंपनसेशन नहीं होगी वो कम्प्लेक्स होगी चीज़ें।
हाय, नोमोग्राम की बात की जाती है तो ये है एक नोमोग्राम। नोमोग्राम हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि यार जो मैं आपको एसिड बेस इम्बैलेंस ज़्यादा होना, पीएच कम होना, CO2 के लेवल का ज़्यादा होना, बाइकार्बोनेट कम होना, ये चीज़ें ना काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना आप इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं होता, तो आप एक ग्राफ यूज़ करते हो, एक नोमोग्राम यूज़ करते हो। नोमोग्राम का काम ये होता है कि अगर तो यहाँ पे देखो ना, जो यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल के लेवल पे आपकी पीएच भी नॉर्मल है, आपका 5% CO2 भी नॉर्मल है और आपका बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन भी नॉर्मल है। अगर आप इसके ऊपर नीचे आगे पीछे जाओगे ना तो आपको चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि यू कैन सी अगर ऊपर तक मूव करोगे तो आपको एल्कोलोसिस मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको एसिडोसिस मिल रहा है। तो इन दिस वे यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, जो ब्लू वाले रीजन में है, ब्लू वाले रीजन में सारे सिंपल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब सिंपल एसिडोसिस है, सिंपल एल्कोलोसिस है। लेकिन जो उसके अलावा जो बाकी का ग्राफ है जहाँ पे रेड रेड लाइन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे जो अगर आप बंदा जाएगा ना, उस रीजन में इसकी वैल्यूज़ लाइक कर रहे होंगे, इसकी जो क्लिनिकल मेजरमेंट्स है वो लाइक कर रहे होंगे, तो वहाँ पे होगा एक मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर, जिसे हम लोग एक कम्प्लेक्स एसिड बेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो हमने ये एक ग्राफ बना लिया टू कैटेगराइज द एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स क्विकली। अगर नॉर्मल होगा तो मतलब नॉर्मल है, उसके पीएच नॉर्मल है 7.4 पे। ब्लू वाले रीजन्स में सिंपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं और रेड वाले लाइन्स वाले रीजन में हमेशा हमारे कॉम्प्लेक्स एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स होंगे। लास्ट पर नॉट लीस्ट हम बात करते हैं एन एन गैप की। एन एन गैप ये कहता है कि जो डिफरेंस होता है ऑफ द एनाइंस फ्रॉम द कैटाइंस वो कितना होता है। फॉर एग्जांपल यार मैं तुम लोग को ना एक सेकेंड बताती हूँ, यहाँ पे तो है नहीं, खैर चलो। यार बॉडी में जो हमारे एनाइंस और कैटाइंस होते हैं ना, हमने उसकी वैल्यू को ना बहुत ही जिसे कहते हैं स्टडी किया होता है अच्छे से। फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं कि हम हमारे बॉडी में जितने कैटाइंस हैं ना, कितने हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने किसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस को दी हुई है, सोडियम को। सो हम सोडियम का अमाउंट लेते हैं जो कितनी होती है, तकरीबन 144 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं हमारे जितने भी हैं वो एनाइंस, उसके अमाउंट कौन कौन से एनाइंस इंपॉर्टेंट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। और आयन में जो क्लोराइड आयन की अमाउंट कितनी होती है, तकरीबन 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 144। और हम अपने बाइकार्बोनेट आयन की अमाउंट को माइनस करते हैं, कितनी होती है, तकरीबन 24 मिली इक्विवेलेंट। सो 144 माइनस 108 माइनस 24 इज इक्वल टू तकरीबन 12 मिली इक्विवेलेंट। तो 12 मिली इक्विवेलेंट का एन गैप होता है। मतलब बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन बताओ ना, एन गैप वो ये होती है कि द डिफरेंस बिटवीन द अनमेयर्ड कैटाइंस एंड अनमेयर्ड एनाइंस। कुछ तो होता है मेयर्ड कैटाइंस और मेयर्ड एनाइंस, जो कि हमने अभी डिटर्मिन किए, ठीक है। कैटाइंस इंपॉर्टेंट मेयर्ड कौन से हैं, सोडियम। एनाइंस इंपॉर्टेंट मेयर्ड कौन से हैं, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इसके अलावा कुछ अनमेयर्ड कैटाइंस भी होते हैं लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। और कुछ अनमेयर्ड कैटाइंस भी होते हैं लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, सम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, आयंस वगैरह वगैरह। तो उनका जो एक सब्ट्रैक्शन से वैल्यू आती है वो होती है अनमेयर्ड कैटाइंस और अनमेयर्ड एनाइंस के सब्ट्रैक्शन से आती है, और उसको हम बोलते हैं एन एन गैप। तो जो नॉर्मल एक एन एन गैप होता है ना बॉडी में, वो तकरीबन 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट का होता है। कि और नॉर्मली मतलब आपका जो बॉडी में ना कैटाइंस की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयन, तो वो एन एन गैप पॉजिटिव वे में होता है 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट। और लेकिन हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमने एन एन गैप को पढ़ना क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एन एन गैप की इंपॉर्टेंस ये है, एज यू कैन सी हियर, देखो सोडियम माइनस H3 माइनस क्लोराइड एंड बन गया 12 मिली इक्विवेलेंट। नॉर्मल एन एन गैप होता है तकरीबन 6 to या 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट का ही, जितना आपको नज़र आया यहाँ पे, ठीक है। और कहा ही जाता है कि अगर आपकी बॉडी से जो मेयर्ड एनाइंस है लाइक क्लोराइड एन, ठीक है, वो कम हो जाए, या जनरली आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कम हो जाए, इन केस आपको एसिडोसिस है, आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर रही है बाइकार्बोनेट आयंस को, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट की अमाउंट कम होगी, मतलब कि एक तरह के से एक एन आयन की अमाउंट कम होगी, है ना। तो उस एन आयन को कंपनसेट करने के लिए दूसरे एन आयन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, क्लोराइड आयंस की, ठीक है। सो इन केस ऑफ एसिडोसिस, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस हम उसे कहते हैं, कि अगर एन एन गैप को कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, इट इज सपोज टू डिक्रीज इन द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, हम बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, ये बात है। और अगर आपकी क्लोराइड आयंस की अमाउंट ज़्यादा ना हो तो किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, इमेजिन, डेफिनेटली अनमेयर्ड एनाइंस की अमाउंट ज़्यादा होगी। सो इन केस आपकी एन एन गैप ज़्यादा होता है, क्योंकि यार ये जो एन एन गैप है ना, ये इन जनरलाइज्ड मेयर्ड कैटाइंस की ज़्यादा ही कम हम नहीं कहते, ये हम कहते हैं उन आयंस की कमी ज़्यादा होने को तो हम नॉर्मली रूटीन में मेयर नहीं कर, लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, लाइक सिट्रेट, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है ना, वो तब होगी जब क्लोराइड आयंस कंपनसेट नहीं कर पा रहे। तो एन एन गैप अगर किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव होता है, विच मीन्स कि कैटाइंस से ज़्यादा एनाइंस है, उस केस हम उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि एनाइंस तभी ज़्यादा होंगे बॉडी में जब आपका बाइकार्बोनेट की अमाउंट कम होगी। सो इन दिस वे एन एन गैप कैन बी यूज टू डायग्नोज सेवरल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स, जिसको हम कैटेगराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपका बाइकार्बोनेट में मसला आएगा तब तक वो आपका एन एन गैप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाकी एनाइंस उसको कंपनसेट करने के लिए मैदान में उतर आएंगे। अगर तो मतलब
क्लोराइड आयन ज़्यादा हो रहे हो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लोराइड आयन से के मतलब बस से बात बाहर चली गई है तो उस केस में फिर बाकी आयन्स आ जाएंगी और हम बोलेंगे एक अनमेरिड का एनायंस की अमाउंट ज़्यादा होगी है, तो एनन गैप इस तरह से उसको भी इंडिकेट कर रहा होता है. सो विद दिस नोट वी आर डन विद आर चैप्टर 31. अभी 32 रहता है जो कि अब तो हो चुका होता, पर चूँकि खैर कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह. सो हमारी रीजनल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ लगी होगी चीज़ों की, और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. सो मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.